it slow. ग्रेट मॉर्निंग जी दोस्तों, नमस्कार। लेक्चर नंबर 4 हम कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 1। एंड व्हेन आई से चैप्टर नंबर 1 इट मींस इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप। देयर आर 9 concepts or 9 learning outcomes or 9 objectives, learning objectives as per SEBI, as per NISM in chapter number 1 for mutual fund distributor examination series 5A। मैं अभी तक 3 कंसेप्ट आपको करा चुका हूँ। मैं इस समय आपके सामने आज एक नया लेक्चर और नया कंसेप्ट, एवरी लर्निंग ऑब्जेक्टिव विल हैव अ न्यू लेक्चर फॉर मी। तो मैंने ऊपर लिखा ग्रेट मॉर्निंग, फिर मैंने लिखा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, फिर लिखा मैंने 5A सीरीज NISM लेक्चर नंबर 4, और मैं चल पड़ा आपके सामने। बेटा आपने ये वीडियो को टेबल चेयर में बैठकर कमर सीधी करके देखना है। आपको ये सभी कुछ अपने रजिस्टर में नोट करना है। जो बच्चा तो उसको लॉजिकली ज़्यादा बातें समझना है, पास नहीं जाएगा। विद्या जहां पर होती है because this is lecture number 4 and when I say learning objective number 4 it means what are the types of risks। अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में या कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, एज्यूम कर रहे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग हियर ओनली स्पेसिफिकली फॉर अ म्यूचुअल फंड। अभी मैं आपको सचिन तेंदुलकर की एडवर्टाइजमेंट दिखाने वाला हूँ। सचिन साहब भी यही कह रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में रिस्क होगा, देयर मे बी अ रिस्क। तो मैंने वो 14 वर्ड्स आज आपको बताने हैं कि ऐसे कौन से 14 अक्षर हैं जिससे आपको ये बताया जाएगा कि रिस्क इज इन्वॉल्व्ड इन म्यूचुअल फंड ऑल्सो। बट हियर आई एम नॉट टॉकिंग स्पेसिफिकली फॉर अ म्यूचुअल फंड। मैं इस समय यहाँ पर म्यूचुअल फंड के लिए स्पेसिफिकली नहीं कह रहा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब आप अपने पैसों का निवेश करते हैं, यू आर अ इन्वेस्टर एंड यू आर डिपॉजिटिंग इन अ बैंकिंग कंपनी फॉर अ फिक्स्ड डिपॉजिट। यस, बैंक का दिवालिया हो गया था बेटे। If you are investing in a as a bond in a company, let it be in Kingfisher Airlines, Kingfisher Airline उड़ गई बेटे। If you are investing as in a government security or if you are purchasing a equity share, मैं आपसे कहता हूँ कि घर से जब आप निकलते हैं तो क्या रिस्क नहीं है। आप जितनी मर्जी सावधानी से गाड़ी चलाइए, क्या सामने वाला तो बेवकूफ़ होगा, वो तो टक्कर मार ही सकता है। तो मैं भूपेश आनंद आज के इस लेक्चर नंबर 4 के थ्रू, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 के थ्रू, बेटे खाली पीपीटी पढ़ के थोड़ी बताना है। कई लोगों ने एक लेक्चर में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया। मैं कई बार हैरान होता हूँ कि एक लेक्चर में हाउ वी कैन कंप्लीट वन चैप्टर। देयर आर सो मेनी ब्यूटीफुल कंसेप्ट्स, देयर आर सो मेनी रियल लाइफ एग्जांपल्स। जब तक आप उन एग्जांपल्स को नहीं देखोगे, जब तक आप लाइफ को रिलेट नहीं करके पढ़ोगे, तो बेटा रटना पड़ेगा और आप क्लाइंट को इम्प्रेस कर ही नहीं सकते। तो मैं भूपेश आनंद चैप्टर नंबर 4 चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 4 लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 आप सभी लिखिए जी। पहले तो इन्वेस्टमेंट रिस्क मैं एक बार आपको दिखाई दूं। मैं बेटे एक बार दिखा दूं कि इन्वेस्टमेंट रिस्क में आपका स्टडी मटेरियल NISM का क्या कहता है। ये रहिए इन्वेस्टमेंट रिस्क। आपको लग रहा होगा कि शायद मैं गलत बोल रहा हूँ बेटे। 4th इज इन्वेस्टमेंट रिस्क। ये है जी, ये बेटे, ये 4th है बेटे इन्वेस्टमेंट रिस्क। आप अगर कोई भी काम करते हैं इस दुनिया में, आप पढ़ाई करते हैं तो एग्जामिनेशन का रिस्क है, आप घर से बाहर निकलते हैं तो एक्सीडेंट का रिस्क है, आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो इन्वेस्टमेंट। बेटा इस दुनिया में रिस्क होगा। आपको क्या लगता है रिस्क तो एक इनहेरिटेड चीज है जो होना ही होना है, क्योंकि दुनिया बदल रही है, हर चीज तो बदल रही है। भगवान कृष्ण ने कहा हर चीज बदल जाएगी। देयर हैज टू बी रिस्क। सब कुछ एक जैसा रहता ही नहीं है, तो बदलाव है, रिस्क है। अच्छा, रिस्क का ऐसे मतलब आपसे मैं पूछूं तो क्या होता है बेटे। आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ऐसा हो जाए और वैसा ना हो, उसके ना होने की संभावना को रिस्क बोलते हैं। सिंपल सा मीनिंग। आप जो सोच रहे थे, द एक्सपेक्टेशंस, द वेरिएशंस, द डेविएशंस इन योर एक्सपेक्टेशंस, दैट इज नथिंग बट रिस्क। So when I say risk is nothing but a variation or in the expected marks। आपने सोचा कि मेरे इतने मार्क्स आएंगे स्कूल में या म्यूचुअल फंड के पेपर में, आपके उतने मार्क्स नहीं आए, पास तो फिर भी हो गए, लेकिन आपकी मन की भावना के बदलाव को हम रिस्क बोलते हैं। तो रिस्क अलग अलग प्रकार के होते हैं। आइए जी, हम आप सब एक साथ बेटे, एक साथ मैं चाहता हूं कि एक बार हम उसको देख लें।
मैं एक बार आपको अपनी स्लाइड भी दिखाना चाहता हूँ बेटे। आप एक बार स्लाइड देखेंगे ना तो आपको लगेगा यार मैंने तो कितनी मेहनत की है, आपके लिए हर चीज़ पहले प्रिपेयर की है। ये देखिए बेटे, ये देखिए, ये we have already covered concept number 1, that is learning objective number 1, what I mean by investment landscape, and then I have started with the savings or investment, what I mean by, this is my lecture number 2, savings or investment। तो इसलिए बड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए कि जो भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वही लेक्चर है आप उसका। एसेट क्लासेस मैंने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया और बड़े ब्यूटीफुल एग्जांपल्स दिए कि आप यहाँ पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं एज पर NISM, एज पर म्यूचुअल फंड सीरीज, एज पर म्यूचुअल फंड 5A सीरीज, एज पर MP, एज पर NCFM। देयर आर 4 एसेट क्लासेस जो आप कर सकते हैं। तो दीज आर द 4 एसेट क्लासेस जो हमने डिस्कस की थी। बेटे आपने अब इन्वेस्टमेंट कर दिया, पेपर दे दिया, कुछ तो होगा, या तो पास होंगे या फेल होंगे, कुछ कुछ होता है, मन हु करे घबराए, दैट इज नेम्ड एज रिस्क। यार आप एक चीज बताओ, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना। जब आपको रिटर्न चाहिए एंड यू वांट रेगुलर रिटर्न, यू वांट कैपिटल गेन, यू वांट इनकम, तो बेटे कुछ पाने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो रिस्क देना पड़ेगा ना। तो मैं आज उसी रिस्क की बातें करने वाला हूँ। वैसे देखिए जी, कंसेप्ट नंबर 4 में जब बाकी लोगों ने करा है, ये 5 रिस्क है जी, उन्होंने बस एक्सप्लेन कर दिया, PPT रख दी और बोलते गए और आप सुनते गए। मुझे ऐसा लगता है कि आप पास तो हो जाएंगे पेपर यार, 50% नंबर बहुत मुश्किल थोड़ी लाना। बट सवाल ये आता है कि क्या आपको रियलिटी में समझ आया। कहीं कोई क्लाइंट आपसे पूछ ले, कोई आप खुद ही अपने लिए इन्वेस्टमेंट करें, आपका फैमिली मेंबर पूछ ले, आपका दोस्त पूछ ले, तो वेदर यू विल बी एबल टू आंसर that what I mean by liquidity risk, what I mean by market price risk, what I mean by interest rate risk, what I mean by, but it means आपको वो रिस्क का अंदर से मालूम होना चाहिए, तभी आप इजीली अपने क्लाइंट को कन्विंस कर सकते हैं। इसी बात को माइंड में रखते हुए मैंने क्या किया, कुछ स्लाइड्स प्रिपेयर की कि भाई आपको लॉजिकली अगर मैं ऐसे बता दूंगा, यू नो ऐसे बता दिया, ऐसे हो गया, बट मेरा दिल है कि मानता नहीं है। मैंने इसके लिए हैंड रिटन स्लाइड्स बनाई। आप पूरे यूट्यूब को चेक कर लीजिए, किसी ने हाथ से स्लाइड्स प्रिपेयर नहीं की, बनी बनाई स्लाइड्स हैं, बोलते जा रहे हैं बेटे। लेकिन भूपेश आनंद आज आपको ये कहने वाला है कि आप अपने रजिस्टर में बेटे, ये रजिस्टर आपको करोड़ रुपए देगा। आप पेपर पास होना तो मत सोचो, तो हो ही जाएंगे यार। तो पहले बात लिखिए, रिस्क इज द पॉसिबिलिटी ऑफ वेरिएशन इन एक्सपेक्टेड रिटर्न। आप जो सोच रहे हैं उस सोच में बदलाव की परिस्थिति को, या उस प्रोबेबिलिटी को, या प्रोबेबिलिटी ऑफ डेविएशन को, जो आप सोच रहे हैं वैसा ना हो, उसकी संभावना को रिस्क बोलते हैं। जब आपने HDFC में, या आपने हिंदुस्तान लीवर में, या आपने हिंद लीवर में कुछ पैसे इन्वेस्ट किए, बॉन्ड लिया, या आपने उसके शेयर्स लिए, और आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि आपको ये रिटर्न मिलेगा, या आप जब चाहें बेच देंगे, या ऐसा जो भी आप सोच रहे थे वैसा ना हो, बेटे उस संभावना को रिस्क बोलते हैं। बेटे एज पर NISM 5 तरह के 5 पांडव थे, देखो 5 फिंगर्स हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रिस्क विच वी विल बी डिस्कसिंग फॉर लेवल 5A सीरीज म्यूचुअल फंड। तो बेटे उसमें वैसे मैंने कहा आपको, ये तो एग्जाम्पल के लिए बताया कि पॉलिटिकल रिस्क आजकल आप देख ही रहे, रशिया वर्सेस यूक्रेन आजकल आप देख रहे हैं, 3 साल से चल रहा है रशिया वर्सेस यूक्रेन, और 1 साल, आई थिंक 1 साल तो नहीं, 6-7 महीने हो गए इजराइल वर्सेस गाजा का। आप देख रहे हैं ना, कोविड का सिनेरियो दोबारा से सिंगापुर में आ गया। इट मीन्स द पॉइंट इज देयर इज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क। अगर हम कंट्रीज के पॉइंट से देखें तो पॉलिटिकल रिस्क है, अच्छा इकोनॉमिकल रिसेशन रिस्क है, इकोनॉमी में डाउनफॉल आएगा, रिसेशन आएगा, आपको कम आएगा, फिर डाउनफॉल आएगा, फिर ऐसे इकोनॉमी चलती रहेगी, दैट इज नेम्ड एज रिसेशन रिस्क, दैट इकोनॉमिकल रिस्क। अच्छा, देयर कैन बी अ फाइनेंशियल रिस्क, किंगफिशर एयरलाइंस, बड़ी सारी कंपनीज, जेनपैक, जनरल मोटर्स, बेटे दे आर फेसिंग फाइनेंशियल रिस्क। अब हम उस डीप में नहीं जा रहे क्योंकि ये कोर्स में नहीं है, ये तो मैंने खाली आपको समझाने के लिए बताया कि रिस्क का मीनिंग क्या होता है और रिस्क कितने प्रकार के होते हैं। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बिकॉज आई एम ऑन टू म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर लेवल 5A सीरीज एग्जामिनेशन, तो आई एम मेनली फोकसिंग माई अटेंशन, माई डिस्कशन फॉर इन्वेस्टमेंट रिस्क। कि जब आप कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं और आप अपनी मेहनत के पैसे इन्वेस्ट करते हैं, आपकी उस पैसे के साथ इमोशंस अटैच होती हैं, आप उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट चाहते हैं क्योंकि आपने सुना है कि पैसे पे पैसा कमाता है, तो वो ना मिले या वो कम मिले, आपने कहा जी मेरे को इतना इंटरेस्ट मिलना चाहिए, आपने एक बॉन्ड परचेज किया,
आपने इन्वेस्ट कर दिया, यू आर अ लेंडर एंड दैट पर्सन इज अ बोरोअर and he will pay you a fixed amount of interest at a particular period of time, and he is not paying that amount of interest at a particular period of time, he is making some delay, or he become bankrupt, insolvent. It means ये हो सकता है ना, किंगफिशर एयरलाइन से बैंक्स ने पैसे लेने थे, वो विजय माल्या भाग गया, लंदन भाग गया, तो दैट कैन बी पॉसिबल। तो आप सबसे पहली बात ये लिखेंगे, मैंने लिखा जी एक बेचारा आदमी सुबह 10 बजे से लेके 6 बजे तक की नौकरी करता है, वो धीरे धीरे कुछ बचाता है, सेव करता है, और सेव करने के बाद वो कुछ इन्वेस्ट करता है, और जब इन्वेस्ट करता है तो कुछ डरता है, एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क व्हिच ही हैज टू फेस। इट मींस अ निवेशक, it means a niveshak, if I use a Hindi word, it means a niveshak or a investor will be facing some types of risks, and when he invests somewhere, and that type of risk are named as investment risk. My dear friends, there are 5 types of risk. First हमें जो डिस्कस करना है उसका नाम है इन्फ्लेशन रिस्क, हाई महंगाई, हाई महंगाई, महंगाई होती जा रही है। अब हम देखेंगे इन्फ्लेशन रिस्क का मीनिंग क्या है। सेकंड इज लिक्विडिटी रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, जब आप चाहें तो क्या आपको पैसे मिल सकते भी हैं या इंतजार करनी पड़ेगी, इंतजार की घड़ियां लंबी होती है बेटे, कांटे नहीं कटती, तो हम डिस्कस करेंगे लिक्विडिटी रिस्क। थर्ड इज क्रेडिट रिस्क, क्या उसकी क्रेडिबिलिटी है, कहीं वो भाग तो नहीं जाएगा, कहीं वो इंसॉल्वेंट तो नहीं हो जाएगा विजय माल्या जैसे, क्रेडिट रिस्क। एंड नेक्स्ट इज मार्केट रिस्क और प्राइस रिस्क, मार्केट में प्राइसेस चेंज हो रहे हैं, हर चीज़ बदल सी रही है, कभी प्याज का रेट ऊपर हो जाता है, कभी कम हो जाता है, कभी टमाटर बढ़ जाते हैं, कभी ये हो जाता है, कभी रशिया वर्सेस यूक्रेन वॉर आता है, तो कुछ इट मीन्स आई विल सी दैट। एंड द लास्ट रिस्क विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज नेम्ड एज इंटरेस्ट रेट रिस्क। 5 रिस्कों को डिस्कस करेंगे। मैं चल पड़ा जी पहले रिस्क में। दोस्तों मैं आपको सही बता रहा हूँ, आपने अगर ये लेक्चर सुन लिया और थोड़ा सा साथ में लिख लिया, सोने पे सुहागा हो जाएगा। उसके बाद आप लेवल 5A सीरीज की वर्कबुक नहीं भी पढ़ते और डायरेक्टली पेपर देते हैं, डायरेक्टली MCQ की प्रैक्टिस हम करेंगे, हो जाएगा। बट पॉइंट इज आप कितने सिंसियरिटी से आप मेरी बातों को सुन रहे हैं और उसको रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। बेटे आपको पता है कि आपके माता पिता या उनके माता पिता, मतलब आपके दादा दादी, कई बार ऐसी बातें कर देते हैं कि भाई हमारा एक ज़माना था जहाँ पर हमें 2 रुपये मिलते थे, 10 रुपये की तनख्वाह होती थी, इतनी बड़ी फैमिली होती थी, पाकिस्तान से सब आए होते थे, और हम उसमें भी खर्च कर देते थे और फिर भी पैसे बच जाते थे। बेटे आज की डेट में अगर आप देखें, हस्बैंड भी अर्न कर रहा है, फादर भी अर्न कर रहा है, मदर भी अर्न कर रही है, लैक्स और रुपीज़ भी उनकी सैलरी है, बट स्टिल देयर इज नो सेविंग्स। ये हुआ किस लिए? इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई की वजह से। आप मुझे एक चीज बताइए, आप बंटी हैं, आपने इन्वेस्टमेंट किया और इन्वेस्टमेंट आपने किया कि भाई आपको रिटर्न मिलेगा, भाई ठीक है आपको रिटर्न मिला, लेट इट बी 12% रिटर्न मिला, बट मैं अगर आपसे कहूं कि रामलाल बंटी एक्चुअली में आपको 12% रिटर्न नहीं मिला, आप कहेंगे क्या मतलब? मैंने कहा बेटे हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं, खाने के कुछ और होते हैं। इसका मतलब 12% की एक्चुअली में कमाई नहीं की आपने। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो चीज 10 रुपए की 1 साल पहले आ सकती थी, अगर 10% की महंगाई हो गई तो वही चीज आज 11 रुपए की आएगी। इसका मतलब आपने एक्चुअली में 12% का रिटर्न अर्न नहीं किया, क्योंकि इन्फ्लेशन भी तो का भी तो इफेक्ट देखेंगे। इसका मतलब इन्फ्लेशन का इफेक्ट लेस करने के बाद, क्योंकि उससे भी तो रिस्क हो रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंडिया की पॉपुलेशन टॉप नंबर 1 पे आ गई है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का पेपर जल्दी से क्लियर कर लीजिए, क्योंकि सब इन्वेस्टमेंट करेंगे और सब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको कमीशन मिलेगी, आपके क्लाइंट्स बढ़ेंगे। अब डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई किसी चीज़ की कम होगी, तो सिंपल सा लॉजिक है, किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाए, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स की डिमांड बढ़ गई और मार्केट में वो पास नहीं हो रहे, सप्लाई कम है, तो आप ये बताइए आपकी वैल्यू बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। सिमिलरली इफ आई सी इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू, देयर इज अ इन्फ्लेशन। बेटे पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन हो रही है। हाँ वो बात अलग है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनमें ज़्यादा इन्फ्लेशन होती है। अब मैं ये सब बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आप कहीं पे भी रिटर्न अर्न करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको एक्चुअली में ये चेक करना है कि इन रियलिटी में आपको कितना रिटर्न मिला, क्योंकि रियलिटी में जो रिटर्न मिलता है वो इन्फ्लेशन लेस करने के बाद मिलता है। मान लेते हैं आपको 12% का रिटर्न मिला, बट 10% की महंगाई बढ़ गई, तो मेरे दोस्त आपको एक्चुअली में 12 नहीं मिला, आपको एक्चुअली में यू हैव अर्न्ड इन रियलिटी यू हैव अर्न्ड 2%। तो लिखिए जी, इन्फ्लेशन रिस्क, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, प्राइस इन्फ्लेशन एक ही बात है, परचेजिंग पावर एक ही बात है,
आपकी परचेजिंग पावर कम होती जा रही है, आपकी खरीदने की जो पावर है पैसे की वो कम हो रही है, धीरे धीरे पैसे की वैल्यू कम होती जा रही है। अब वो ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे उसी चीज को खरीदने के लिए। पहले 40 ग्राम का सोना मान लेते हैं 10,000 रुपए का आता था, आज 40 ग्राम का सोना 70,000 रुपए का आता है 10 ग्राम ही सोना, लेकिन वो 70,000 रुपीज इंडियन रुपीज देंगे तो आएगा। इट मीन्स महंगाई बढ़ रही है बेटे, परचेजिंग पावर कम होती जा रही है। उस 10,000 की जो पावर थी पहले, आज से 10 साल 20 साल 50 साल पहले, आज नहीं है। इसी को बोलते हैं परचेजिंग पावर। तो मैंने नीचे वैसे एक एग्जांपल लिख दिया गोल्ड का, आप सब लिखें बेटे। क्या होता है जब हम एग्जांपल्स लिखते हैं ना तो आपको लॉजिकली और बातें समझ आती हैं, आप रिलेट कर पाते हैं, है ना। तो फिर आप क्लाइंट को एग्जांपल दे पाएंगे, क्लाइंट को समझा पाएंगे। जब आप खुद ही समझे होंगे तभी तो समझाएंगे। आपको खुद ही नहीं पता, आपने खाली पेपर पास करने के लिए कर लिया, 50% नंबर आ गए, डिस्ट्रीब्यूटर ARN नंबर ले लिया, अल्टीमेटली आप क्लाइंट को कन्विंस ही नहीं कर पाओगे, लिंक ही नहीं हो पाएगा, कलेक्शन ही नहीं बन पाएगा। तो आप लिखिए सोना गोल्ड पहले जमाने में 10 ग्राम कितने का आता था, अब जमाने में कितना आता है। इसका मतलब परचेजिंग पावर ऑफ मनी कम हो रही है। इसको बोलते हैं बेटे इन्फ्लेशन। रियल वर्थ इज डिक्रीजिंग। रियलिटी में जो वर्थ है ना बेटे इंडियन रुपी की वो कम हो रही है। किसी भी कंट्री की करेंसी में ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं कि इंडिया के साथ हो रहा है। डॉलर में भी ऐसा हुआ होगा, पाउंड में भी, यूरो में भी, जापानीज येन में भी, इटली लीरा में भी, स्विस फ्रैंक में भी। घबराना नहीं है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप अपने क्लाइंट को ये कहेंगे, या आपको पहले पता होगा कि जब भी कहीं आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको इन्फ्लेशन रिस्क बियर करना पड़ेगा। इन्फ्लेशन का मतलब होता है रियलिटी में। तो अब आपको जो रिटर्न पता चलता है ना कि भाई ये रिटर्न है, आप बैंक में जाते हैं, बैंक वाले कहते हैं कि हम आपको 8% का FD के ऊपर इंटरेस्ट रेट देंगे। बेटे वो जो रेट बोल रहे हैं ना वो नॉमिनल रेट होता है। आई रिपीट, मैं फिर रिपीट करता हूं, आप किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, आप किसी कंपनी के बॉन्ड्स खरीद लेते हैं, डिबेंचर्स बाय कर लेते हैं, आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय कर लेते हैं। बेटे आपको जो इंटरेस्ट रेट वो बताते हैं या जो आपको मिलता है उसका नाम है नॉमिनल रेट। बट नॉमिनल रेट आपकी एक्चुअली में अर्निंग नहीं है। इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। आपकी रियलिटी में अर्निंग है रियल रेट। रियल का मतलब क्या, नॉमिनल का मतलब क्या। इसका मतलब नॉमिनल बड़ा है। नॉमिनल के अंदर दो रेट हैं, रियल भी और इन्फ्लेशन भी। अगर मैं नॉमिनल से इन्फ्लेशन का रेट कम कर दूं तो बेटे जो ड्रामा बच गया उसी का नाम है रियल रेट। तो आप पहले लिख लें, लिखें। आज मैंने बड़ा प्यारा सा एग्जांपल एक टाइमलाइन बनाई कि 1,000 रुपए, आज के 1,000 रुपए कल के 1,100 रुपए के बराबर होंगे, इतनी वर्थ होगी अगर महंगाई 10% की हुई। अच्छा, कल के 1,100 उसके आज के 2 साल के बाद 1,210 के बराबर होंगे अगर महंगाई 10% की हो गई, कंपाउंडेड ग्रोथ 2 साल। इसका मतलब आज का 1,000 2 साल के बाद 1,210 के बराबर होगा। इसका मतलब जो बास्केट ऑफ गुड्स आज आप 1,000 रुपए की खरीद सकते हो, सेम बास्केट ऑफ गुड्स आफ्टर 2 years you can purchase at the rate of 1,210 rupees. You are getting my point? I think मेरी बात आप शायद सब समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। बड़ा सिंपल है जी कैलकुलेशन करना। मैंने इसमें माना कि 10% का महंगाई का भत्ता है। हाय महंगाई, हाय महंगाई, इन्फ्लेशन। बेटे मैं अब इन्फ्लेशन के ऊपर एक वीडियो दिखाऊंगा, एक मूवी भी दिखाऊंगा। वीडियो में ये बताया गया है कि जो चीज आप बटर ऑफ मिल्क, आप एक 1 लीटर ऑफ मिल्क इतने में खरीद सकते थे, आज वही लीटर ऑफ मिल्क आज आप इतने में खरीदते हो, क्योंकि महंगाई से परचेजिंग पावर कम हो रही है। तो मैंने अभी आपको एक बात और यूज की जो आपके पेपर्स में बार बार पूछी हुई है, नॉमिनल रेट क्या होता है, रियल रेट क्या होता है, इन्फ्लेशन रेट क्या होता है। मैंने कहा नॉमिनल रेट इज अ टोटल रेट विच इज बीइंग स्टेटेड बाय द कंपनी, बाय द बैंक, बाय द गवर्नमेंट टू यू, एंड इट इज नॉट द एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न। ये एक्चुअली में आपकी कमाई नहीं है क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन भी है। तो मैंने एक फॉर्मूला छोटा सा बना दिया जो हम आने वाले चैप्टर्स में करने वाले हैं, 1 प्लस नॉमिनल रेट, क्योंकि नॉमिनल रेट बड़े पापा है। 1 प्लस नॉमिनल रेट, घबराना नहीं है, फॉर्मूला याद नहीं भी होता तो मत कीजिएगा, आपको रटना भी नहीं है, आप खाली पहले सुन लीजिए 1 मिनट। 1 प्लस नॉमिनल रेट इज इक्वल टू 1 प्लस रियल रेट इंटू 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट, मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। मतलब नॉमिनल में इन्फ्लेशन भी आता है और रियल भी आता है, तो 1 प्लस नॉमिनल इज इक्वल टू 1 प्लस रियल इंटू 1 प्लस इन्फ्लेशन। अब सिंपल सी मैथमेटिक्स है, अगर आपको रियल निकालना है तो 1 प्लस नॉमिनल रेट डिवाइडेड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट कर देंगे। बोलिए 1 प्लस, मैं आपसे ये बात ही कह रहा हूं कि अगर आपको वो निकालना है तो क्या आप 1 प्लस नॉमिनल
इफ यू वांट टू कैलकुलेट रियल रेट, तो 1 प्लस नॉमिनल अपॉन 1 प्लस इन्फ्लेशन कर देंगे। अगर आपको इन्फ्लेशन निकालना है तो 1 प्लस नॉमिनल अपॉन 1 प्लस रियल। तो मैंने कुछ भी नहीं किया जी, रियल निकालना है तो बड़ी सिंपल सी बात है, जो मल्टीप्लाई हुआ वो डिवाइड हो जाएगा, 1 प्लस नॉमिनल अपॉन 1 प्लस इन्फ्लेशन। एक बच्चा कह रहा है यार मैथमेटिक्स को की नहीं, हाथ टाइट है, क्या ये फॉर्मूलेस करने पड़ेंगे? मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं करने पड़ेंगे। भूपेश आनंद के होते कुछ करना ही नहीं है, लेवल 5 है सीरीज में, आप आराम से क्लाइंट को इंप्रेस कर सकते हैं। मैं आपको अभी सॉफ्टवेयर की बातें बताऊंगा, आपको लॉजिक तो पता होना चाहिए ना यार। तो 1 प्लस रियल रेट, अब आप रियल रेट निकाल ले तो क्या आएगा, 1 प्लस नॉमिनल रेट अपॉन 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट, ब्रैकेट क्लोज, माइनस में 1, तो रियल रेट आ जाएगा। इसका मतलब आपका इन्वेस्टर, या आप जब इन्वेस्टर को कहेंगे कि रामलाल तू एक्चुअली में वो नहीं कमा रहा जो तेरे को बैंक दे रहा है, एक्चुअली में तो उसका इसमें से अगर इन्फ्लेशन रेट का इफेक्ट कम कर दें, जो बच जाएगा वो एक्चुअली में अर्निंग है तेरी, तो दैट इज रियल रेट। इसका मतलब मैंने अभी की चर्चा में एक बात ये बताई आपसे कि भैया दोस्तों, आप जो कमा रहे हैं वो एक्चुअली में कमाई नहीं है, जो आपका इन्वेस्टर, जो आपका निवेशक आपको ले रहा है वो नहीं है। ही हैज टू फेस इन्फ्लेशन रिस्क, क्योंकि महंगाई होती जा रही है और महंगाई के बाद जो एक्चुअली में कमाई की, एंड दैट रिस्क इज नेम्ड एज इन्फ्लेशन रिस्क। आई थिंक आपको बात समझ आ गई। दूसरी बात, दूसरा रिस्क, बिकॉज देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रिस्क। सेकंड इज लिक्विडिटी रिस्क। बेटे मैंने शायद आपको किसी लेक्चर में बताया था कि लिक्विडिटी का मतलब है कि जैसे मेरे पास ये पेन है ना, इलेक्ट्रॉनिक पेन है 15,000 रुपए का, मेरे को पैसों की ज़रूरत है, तो क्या मैं आज अभी मार्केट में जाऊं और इसको बेचूं, 10,000 में बेच देता हूँ, 8,000 में बेच, क्या कोई खरीदने वाला मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, बिकॉज इट विल टेक सम टाइम। क्या पता, ये कॉमन चीज तो है नहीं, समय लगेगा, कोई बायर में ढूंढूंगा, टाइम लग सकता है। इसका मतलब मैं इस इलेक्ट्रॉनिक पेन को जल्दी से कन्वर्ट नहीं कर सकता। इट मीन्स इफ आई हैव परचेज दिस, इट मीन्स आई एम बेयरिंग अ रिस्क नेम्ड एज लिक्विडिटी रिस्क। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था सोने का और घर का, कि भाई आपके पास गोल्ड पड़ा हुआ, कंगन पड़े हैं, गोल्ड पड़ा है, तो आप गोल्ड को बेच सकते हैं और उसके बदले में फटाफट कैश कन्वर्ट कर सकते हैं। इट इज हाईली लिक्विड, बट आई कैन नॉट सेल डायरेक्टली दैट हाउस, no doubt that is my asset, real estate is my asset, but it has a feature of illiquidity। उसमें illiquidity है क्योंकि घर को बेचने में कुछ समय लगेगा। तो इसका मतलब जो आप इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हैं, let it be bonds, let it be fixed assets, let it be real estate, let it be commodities, अब हम ये चेक कर रहे हैं कि अगर वो ना बिका तो, मतलब जब आपको पैसे चाहिए होंगे उस समय ना मिले तो, उस रिस्क का नाम है लिक्विडिटी रिस्क। पहले आप लिखेंगे, कमर सीधी करेंगे, भाई साहब बिल्कुल ढीले होकर बैठ गए, मैं थप्पड़ मारूंगा खींच के, मैं खड़े होकर, ये देख लीजिए सब कुछ आपके सामने, ब्लेजर पहन के फुल एनर्जी के साथ पढ़ा रहा हूँ, हाथ भी मेरे ऊपर है। आप लिखिए जी लिक्विडिटी रिस्क, बैंक एफडीज, पहले एग्जाम्पल लिखा है, अभी बताऊंगा क्यों लिखा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इक्विटी शेयर्स। मैंने जान के 4 एग्जाम्पल लिख दिए कि एक इन्वेस्टर, एक निवेशक अगर इन जगह इन्वेस्ट करता है, जैसे बैंक एफडी में इन्वेस्ट करता है, और आपने बैंक एफडी ली 5 साल की, 5 साल में उन्होंने इंटरेस्ट रेट कुछ ज़्यादा दिया आपको, मान लेते हैं 11 की जगह 12 दे दिया बैंक ने, एचडीएफसी ने, आईसीआईसीआई ने। इसका मतलब आप 5 साल तक उसको मैच्योर नहीं करा सकते, बट भगवान ना करे आपको उसकी ज़रूरत पड़ चुकी है, इमरजेंसी आ गई और आपको उसको रियलाइज़ करना पड़ा, तो फिर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा जो 12% का उन्होंने 5 साल के लिए बोला है, कुछ कम मिलेगा। लिक्विडिटी है, बट आपको उसके लिए कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे, मतलब पैसे देने का मतलब आपके रिटर्न में कुछ कमी आ जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि 12 की जगह 11 मिलेगा, 10 मिलेगा। तो मैंने कहा बैंक एफडी, अच्छा कुछ ऐसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी हैं जो दोज विच यू हैव टू हेल्ड अप टू मैच्योरिटी, नो डाउट दे एंजॉय द लिक्विडिटी फीचर, बट द पॉइंट इज इफ यू सेल इट बिफोर मैच्योरिटी, अगर आप उसको मैच्योरिटी से पहले बेच देते हैं तो आपको यू हैव टू इनकर अ कॉस्ट, यू हैव टू बियर अ कॉस्ट, इट मींस योर रिटर्न विल बी मिनिमाइज्ड, यू गेटिंग माय पॉइंट। It means there is a lock-in period कि you cannot sell up to 5 years. So liquidity means that whether I can easily convert it without any cost or whether I have to pay some cost. बाय दैट आई मीन लिक्विडिटी। अगर मैं बात करता हूँ आपके पब्लिक प्रोविडेंट फंड की, जो मैंने 3rd एग्जांपल दिया, बेटे पब्लिक प्रोविडेंट फंड से आप पैसे विड्रॉ ही नहीं कर सकते जब तक आपने 15 साल तक डिपॉजिट ना कर दिए हो। तो आप अपने क्लाइंट को इस तरह से समझाएंगे, वो तभी बता सकते हैं जब आपको पता होगा कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड। मैंने इसे एफडी, बैंक एफडी तो 5 साल की है, तो आपका क्लाइंट कहेगा जी मैं तो 5 साल की एफडी कराऊंगा, मुझे 12% का रिटर्न मिल रहा है, और आप म्यूचुअल फंड में कहेंगे कि यू शुड इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, तो यू शुड बी अवेयर कि भाई अगर वो पहले से आपको करनी पड़ेगी तो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, इसके कंपेरेटिवली यहाँ पे नहीं है, वो आप कंपेयर करके बता सकते हैं। मैंने कहा जी इक्विटी शेयर्स,
क्या लगता है? इक्विटी शेयर्स आर हाईली लिक्विड। आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में उसको एकदम अचानक बेच सकते हैं जो भी प्राइस चल रहा है। वो बात अलग है कि प्राइस का रिस्क होता है इक्विटी शेयर्स में, बट अभी हम प्राइस रिस्क नहीं कर रहे, वी आर डूइंग लिक्विडिटी रिस्क। इट मीन्स दे फेस अ ह्यूज लिक्विडिटी रिस्क। Equity shares, they don't have liquidity risk, but they face price risk. But if I say bank FD, if I say government securities, if I say these two, they don't have any liquidity risk, but for that you have to pay some, your return will be minimized. And public provident fund has huge liquidity risk because you cannot liquidate it. I think आप समझ रहे हैं जो मैंने कहा। मैंने नीचे एक एग्जाम्पल दोबारा लिख दिया। बेटे कहते हैं जब आप एग्जाम्पल लिखते हैं कमर सीधी करके बैठते हैं, ढीले होकर नहीं बैठते, लैपटॉप में इन लेक्चर्स को देखते हैं, तो आपको बातें ज़्यादा समझ आती हैं, क्योंकि ये आपकी लाइफ लॉन्ग का एसेट बन रहा है। इससे आपको वापस मिलने हैं, बहुत सारे वेल्थ मिलनी है, अमीर बनोगे, करोड़पति बन जाओगे, म्यूचुअल फंड की डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी ले गई। अगर आपने नॉलेज को ग्रहण किया तो मैं तीसरे रिस्क की तरफ आ गया जी। मैंने पहला कौन सा बताया? फर्स्ट रिस्क मैंने आपको बताया इन्फ्लेशन रिस्क, दूसरा रिस्क बताया लिक्विडिटी रिस्क, थर्ड रिस्क मैं बताने जा रहा हूँ क्रेडिट रिस्क। भाई साहब आपको पता है आजकल के ज़माने में अगर किसी से लड़ाई करनी हो तो उसको हम पैसे उधार में दे देते हैं और उसके बाद पैसे मांगने शुरू कर दें तो बेटा लड़ाई हो जाएगी। क्योंकि बेटे स्पेसिफिकली आफ्टर कोविड सिनेरियो एंड आफ्टर रशिया वर्सेस यूक्रेन वॉर, आफ्टर इजराइल वर्सेस गाजा वॉर, आप देखें अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुकी है मार्केट में, वर्ल्ड ओवर थोड़ा स्टैग्नेशन सी है, भले इकोनॉमी में डाउनफॉल है ना, आप देख रहे हैं। अब आप ये बताइए कि जब आप किसी को पैसे देते हैं तो पैसे देते समय उसकी क्रेडिबिलिटी कुछ अलग होती होगी, है ना। कई बार क्या होता है कि मार्केट में डाउनफॉल है, मार्केट में रिसेशन है, तो वो उतना स्टेबल नहीं रहा। सपोजिंगली यू हैव परचेज अ बॉन्ड ऑफ अ कंपनी नेम्ड एज हिंदुस्तान लीवर और एटलस साइकिल और एमआरएफ टायर्स के आपने डिबेंचर्स बाय किए कि भाई आपको एमआरएफ टायर इंटरेस्ट भी देगा और आपको एमआरएफ टायर प्रिंसिपल भी देगा आफ्टर 10 ईयर्स। बस धीरे धीरे हुआ क्या कि एमआरएफ टायर की प्रॉफिटेबिलिटी में डाउनफॉल आ गया। जैसे किंगफिशर एयरलाइन का एग्जांपल मैंने आपको एक ज़माने में बताया था, मैं अभी एमआरएफ टायर का बता रहा हूँ। तो एमआरएफ टायर आपको इंटरेस्ट शुरू में तो दे रहा था, बट कुछ दिनों के बाद, कुछ ईयर्स के बाद उसकी इंटरेस्ट की पेमेंट धीरे धीरे लेट हो गई। मतलब जनवरी में देने थे तो फरवरी में दे रहा है, फरवरी में देने थे तो मई में दे रहा है। इसका मतलब ये अलार्मिंग सिचुएशन है। ऐसा होता है? आप ये बताइए, आपके थॉट्स बदलते हैं ना इस दुनिया में, इसी तरह से एमआरएफ की भी तो प्रॉफिटेबिलिटी ऊपर नीचे आएगी। अच्छा, वो प्रिंसिपल भी वापस नहीं कई बार करवाती कंपनीज। तो जब आपने एज अ लेंडर आपने उस बोरोवर को, उस इशूअर को, जैसे बंटी ने बबली को उधार में पैसे दिए कि भाई ये उसको वापस करेगा, एक सूद भी देगा और प्रिंसिपल भी मूल भी वापस करेगा। बट द पॉइंट इज जब हमने उसको दिए तो उस पर विश्वास किया, क्या पता वो भाग जाए, क्या पता वो मरी जाए, क्या पता उसको कोविड हो जाए, क्या पता वो रशिया वर्सेस यूक्रेन वॉर जोन में चला जाए, फिर तो और लेने के देने पड़ जाएंगे। हो सकता है ना। फिर तो अगर आपको ये बियर नहीं करना तो फिर आप घर में बैठे रहिए। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने यही कहना चाह रहा हूं कि इसको बोलते हैं क्रेडिट रिस्क। तो पहले लिख लेते हैं, एग्जाम्पल लिखिए, किंगफिशर एयरलाइन, विजय माल्या, बंटी, बबली, लोन, फिक्स डिपॉजिट, बॉन्ड। मतलब आप लोन दे रहे हैं, आपने फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट किया, आपने बॉन्ड में इन्वेस्ट किया कि भाई आपको लगा कि कुछ पैसे वापस आपको मिलेंगे। आप कौन? आप बंटी। बंटी कौन? लेंडर। लेंडर कौन? इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कौन? निवेशक। आपने कहाँ पे इन्वेस्ट किया? उस कंपनी में, उस कॉर्पोरेट में, उस बैंक में। इसका मतलब वो बोरोवर है, इसका मतलब वो कॉर्पोरेट है, इसका मतलब वो इशूअर है। उसने वो बॉन्ड आपको इशू किया और एक वायदा किया। ये वायदा रहा तेरा और मेरा कि मैं इंटरेस्ट भी दूंगा और फिक्स रेट टाइम पे दूंगा और उसके साथ साथ फिक्स प्रिंसिपल की पेमेंट भी करूंगा। आई थिंक आप समझ रहे हैं। बट हुआ कुछ अलग। हो सकता है ना, सबके साथ नहीं होता है बेटे। रिस्क का मतलब कुछ है ना कि कुछ भी होता है, हो सकता है। तो देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी। तो हम ये तो डिस्कस करें व्हाट कैन बी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉसिबिलिटीज इफ यू इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर सिक्योरिटी। और व्हेनेवर यू इन्वेस्ट, जिसको दिया वही भाग जाएगा, शहरी छोड़ जाएगा। जैसे हमने देखा होगा, लिखा होता है ना, आज नगद कल उधार, उधार मांगकर शर्मिंदा ना करें। उधार दिया तो ग्राहक को ही खो दिया, ठीक है। सो इफ बोरोवर पेज, ठीक है, ये तो मैंने बता दिया आपको। तो दोस्तों अब मैं आ रहा हूं, एक बात बस छोटी सी बतानी जो आपके पेपर में बार बार आती है कि अगर इंसिडेंस ऑफ क्रेडिट रिस्क ज़्यादा होगा, जैसे मैं बात करूं
HDFC बैंक और मुथ्थू फाइनेंस। अब HDFC बैंक के पीछे या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस मुथ्थू फाइनेंस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पीछे पूरी गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी है, बैकग्राउंड है, सब कुछ एक्सेप्टेबिलिटी है ना। तो आपको लगता है ना कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आपने पैसे जमा कराए या उनके बॉन्ड्स लिए या कुछ इन्वेस्टमेंट की तो आपके पैसे कहीं जाने वाले नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट पीछे खड़ी है। बट अगर आप मुथ्थू फाइनेंस की बात करें, मैं ये नहीं कह रहा कि मुथ्थू फाइनेंस गलत है, आप बात को समझना, खाली समझाने के लिए बता रहा हूँ कि भाई SBI वर्सेस अगर हम मुथ्थू फाइनेंस को करें तो मुथ्थू फाइनेंस की क्रेडिबिलिटी एज कम्पेयर टू SBI कुछ कम है। तो आपको क्या लगता है, आप क्या दोनों में सेम रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे? क्योंकि इसका क्रेडिट रिस्क ज़्यादा है, किसका? मुथ्थू फाइनेंस का क्रेडिट रिस्क ज़्यादा है, SBI का क्रेडिट रिस्क कम है। अब आप निवेशक हैं, आप इन्वेस्टर हैं, आपका क्लाइंट इन्वेस्टर है, तो बताइए आप कहाँ पे ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे रेट ऑफ रिटर्न, मुथ्थू से या SBI से? बड़ी सिंपल सी बात है, मुथ्थू फाइनेंस से, क्योंकि मुथ्थू फाइनेंस की क्रेडिट रिस्क ज़्यादा है। क्योंकि जब आप रिस्क ज़्यादा ले रहे हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन रिटर्न की भी ज़्यादा होगी, क्योंकि रिस्क और रिटर्न आपस में भाई बहन है। जब रिस्क बढ़ेगा तो रिटर्न भी बढ़ेगा, जब रिस्क कम होगा तो रिटर्न भी कम होगा। बड़ी सिंपल सी बात है जी। आप खाली ग्रेजुएशन कर लें तो और उसके बाद नौकरी करें तो पैसे कुछ कम मिलेंगे, जो भी मिलेंगे। अब आप म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूटर का एग्जामिनेशन भी कर रहे हैं, फिर रिसर्च एनालिस्ट कर रहे हैं, तो आप रिस्क ले रहे हैं, रिटर्न भी तो ज़्यादा होगा। तो यही बात मैंने लिखी है नोट नंबर 1 में, जो आपके पेपर में बार बार आती है। हायर द इंसिडेंस ऑफ क्रेडिट रिस्क, हाई विल बी द एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न इंटरेस्ट, higher will be the expectation of interest, return, expectations। आई थिंक आप बात समझ चुके हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी से हमारी एक्सपेक्टेशन कुछ कम होती है एज कंपेयर टू नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस मुथ्थू फाइनेंस। तो सेकंड लास्ट रिस्क की तरफ आ रहे हैं, जिसका नाम है जी मार्केट रिस्क और प्राइस रिस्क। आप आराम से इसके बाद NISM का जब आप पढ़ेंगे, डांस करते करते आपको समझ आएगा, क्योंकि वहां पर वो एग्जांपल्स नहीं दिए गए। भूपेश आनंद वो एग्जांपल से आपको लॉजिकली बताने की कोशिश की। बेटे आपको क्या लगता है कि इस दुनिया में जो प्राइस रिस्क है, किसी भी चीज का प्राइस, किसी भी चीज की मार्केट का रिस्क क्यों होता होगा? मैं तो कहता हूं जी देयर कैन बी डिफरेंट सिचुएशंस। आजकल आपको पता है कि वॉर सिचुएशन है। मैं वॉर सिचुएशन से आपको समझाऊं कि रशिया वर्सेस यूक्रेन वॉर चल रहा है, इजराइल वर्सेस पैलेस्टाइन वॉर चल रहा है, हो गया, बड़ा टाइम हो चुका है। क्या लगता है जो रशियंस होंगे या जो यूक्रेन में रहने वाले होंगे या जो इजराइल में रहने वाले होंगे या जो गाजा में रहने वाले होंगे, क्या उनके मन में अशांति होगी या डर होगा या चिंता होगी? बड़ी सिंपल सी बात है, चिंता होगी। क्यों चिंता होगी? क्योंकि जब आप ऐसी कंट्रीज में, ऐसी सिचुएशंस में रहते हैं तो कभी भी कुछ भी होने की संभावना है। इसका मतलब प्राइजेस में बड़ी ज़्यादा वेरिएशंस आती होंगी। कभी प्राइस ऊपर हो जाता होगा, कभी नीचे हो जाता होगा, कभी ऊपर हो जाता होगा, कभी नीचे हो जाता होगा। जैसे सीसॉ होता है, कभी ऊपर कभी नीचे, झूला देगा झूला। इट मीन्स in those countries or in those situations where there is a war type of situation, there is a huge market risk or the price risk if you invest in somewhere. So you as an investor, you as a निवेशक, you want to find out that whether I should invest it or not, then you want to quantify। आप क्या कर रहे हैं? आप रिस्क को क्वांटिफाई कर रहे हैं। आप इस समय फोर्थ रिस्क देख रहे हैं कि अगर मैं ऐसे सिचुएशंस में इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे प्राइस रिस्क भी बियर करना पड़ेगा। दूसरी बात, चलिए वॉर तो भगवान करे ना हो, सब खत्म हो जाए, ठीक ठाक हो जाए, शांति से बैठें। बट आपको पता है लेटेस्ट इस दुनिया में टेक्नोलॉजी हर कुछ दिनों के बाद बदल जाती है। आप जो मोबाइल फ़ोन लेते हैं उसकी टेक्नोलॉजी भी चेंज हो जाती है, आपका मॉडल पुराना हो जाता है और नई टेक्नोलॉजी आ जाती है। आजकल AI का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आप मुझे एक चीज़ बताइए कि अगर कोई टेक्नोलॉजी नहीं आ जाती है और आपने नोकिया के शेयर्स लिए हुए, नोकिया मोबाइल फ़ोन, सुना कभी नाम नोकिया मोबाइल फ़ोन? या कोडक कैमरास का नाम सुना है? आप ये बताइए अगर नई टेक्नोलॉजी आ गई, सैमसंग की टच बटन्स आ गए, तो क्या लगता है नोकिया की जो शेयर प्राइस है या उसकी जो वैल्यू है वो गिरेगी ना? क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आ गई है। आपको पता है मोबाइल फोन आने से पहले पेजर्स हुआ करते थे। जैसे ही मोबाइल फोन आए पेजर मोटरोला के खत्म हो गए। मोटरोला आज कहाँ है पता ही नहीं। इट मीन्स प्राइस रिस्क और मार्केट रिस्क डिपेंड करता है बड़ी सारी चीज़ों के ऊपर। मैंने पहले एग्जांपल दिया वॉर सिचुएशन, मैंने ऊपर लिखा वॉर सिचुएशन, ये रशिया यूक्रेन वॉर, इजराइल गाजा वॉर,
लिखेंगे तो बेटे आप रिलेट कर पाएंगे। मैं फिर रिपीट करता हूं, अपने क्लाइंट को समझा पाएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस हो जाएंगे अभी जो मैं कराने वाला हूं। इट मींस प्राइसेस will fluctuate whenever there is a price risk, whenever there is a war situation. Similarly, price will fluctuate when there is a new technology. और जीवन में हर रोज नई टेक्नोलॉजी आ रही है। चैट जीपीटी आजकल गूगल को चैलेंज देती है ना। तो प्राइस रिस्क कहाँ कहाँ हो सकता है? वॉर सिचुएशन में हो सकता है, नई टेक्नोलॉजी में हो सकता है, नई इकोनॉमिक कंडीशंस में हो सकता है। तो मैंने दूसरा एग्जांपल दिया, न्यू टेक्नोलॉजी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, गूगल वर्सेस चैट जीपीटी, नोकिया वर्सेस एप्पल कंप्यूटर्स, पेजेस वर्सेस मोबाइल फोन्स, कोडक कैमरा वर्सेस मोबाइल फोन्स। आई थिंक आप ये जीते जागते एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं, आपको घबराना नहीं है, अच्छी तरह से बात को समझना है। मैं आपसे इस समय मार्केट रिस्क और प्राइस रिस्क की बातें कर रहा हूं, ठीक है जी। आइए सर, आइए लास्ट रिस्क की बात कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार पूछते हैं, जिसका नाम है इंटरेस्ट रेट रिस्क। आपको पता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अलग अलग रेट्स निकालता रहता है कि भाई अब हम इतना रेट देंगे, क्योंकि उनकी अपनी मॉनेटरी पॉलिसी होती है, अपनी फिजिकल पॉलिसीज होती हैं। और इसी तरह से यूएसए ट्रेजरी, यूएस फेड बैंक अपना रेट चेंज करता है। इसका मतलब इंटरेस्ट रेट बदलता रहता है। सपोजिंगली आपने किसी कंपनी के बॉन्ड्स या डिबेंचर्स लिए या फिक्स डिपॉजिट लिए 10% में, उस समय इंटरेस्ट रेट था 8% का, मान लेते हैं, जो मार्केट का रेट चल रहा था। मतलब जिस रेट पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एचडीएफसी को पैसे उधार में देता है वो 8% चल रहा था, और एचडीएफसी ने आपको 10% दिया। या बट इफ देर इज अ चेंज इन द इंटरेस्ट रेट, आप सुनना, जरा ध्यान से सुनना, आपने एक डिबेंचर लिए थे, है ना, आपने एक बॉन्ड लिए थे। आप कौन है? आप रामलाल हैं, मैं रामलाल हूं, हाँ आप रामलाल हैं। आप ये बताइए ना, आपने एक कंपनी के, मैं अज्यूम कर रहा हूं जेके टायर्स के बॉन्ड्स बाय किए। अच्छा, आपको पता है जब आप बॉन्ड्स बाय करते हैं या डिबेंचर्स बाय करते हैं तो उसमें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। अज्यूम करते हैं कि 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अच्छा, और ये 10 साल के हैं, इसका मतलब आपको 10 साल तक 10% का ब्याज मिलेगा, और 10 साल के बाद आपको पूरी पूंजी मिल जाएगी। ठीक है, 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, आपको पैसे मिल रहे थे। अचानक हुआ क्या कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंटरेस्ट रेट को, मार्केट के इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया। अब बढ़ाते क्यों है? वो मॉनेटरी पॉलिसी, उसके पीछे बड़ी सारी थीसिस हैं कि हम मनी सप्लाई को कंट्रोल करना चाहते हैं, कि जब हम इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे तो पैसा सारा का सारा बैंक्स में फ्लो करेंगे। वो मैं अभी नहीं बता रहा, अज्यूम करिए बढ़ा दिया। इसका मतलब आज अगर ये जेके टायर्स 2 साल के बाद अगर मार्केट में दोबारा से बॉन्ड्स किसी नए लोगों को इशू करती है, तो बट नेचुरल है वो 12% का इंटरेस्ट रेट देगी, तभी लोग आएंगे। इसका मतलब जेके टायर्स ने 2 तरह के बॉन्ड्स इशू किए। एक तो 2 साल पहले जब रेट था ही 10%, तो उन्होंने 10% का ब्याज दिया, लेकिन उसका पीरियड अभी 10 साल है। और 2 साल के बाद जब ब्याज का रेट 12% हो गया और उनको पैसों की जरूरत थी जेके टायर्स वालों को, तो उन्होंने नए बॉन्ड्स इशू किए, और वो 12% के इशू किए, क्योंकि मार्केट में रेट ही 12% चल रहा था। मैं अब आपसे पूछता हूं कि ये जो बेचारे पहले जिन्होंने 2 साल पहले बॉन्ड्स खरीदे थे जेके टायर्स से 10% के रेट पे, इनके मन में क्या बीतेगी? इनके मन में पॉजिटिविटी आएगी या नेगेटिविटी आएगी कि भाई आज 12% का रिटर्न हो गया है, हम तो फंस गए, हम तो मर गए, हमने तो 10% में लिया है, हम अभी तक खुश थे 2 साल तक, लेकिन जैसे ही मार्केट में इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे हुआ, इनकी खुशी पता नहीं कहाँ खत्म सी हो गई, दुखी से रह गए। क्या लगता है? इनके मन में नेगेटिविटी आएगी। क्यों? क्योंकि जो इनके पास बॉन्ड है उसमें जो रिटर्न मिल रहा है वो 10% का मिल रहा है, और इनके जो दूसरे लोग हैं, जो नए लोग हैं जेके टायर्स के, जिन्होंने अभी अभी बॉन्ड खरीदे हैं, उनको उसी पैसे में 12% का रिटर्न मिल रहा है। इट मीन्स बॉन्ड का प्राइस कम हो जाएगा या नहीं? जो 2 साल पहले लोगों ने खरीदे थे उसकी वैल्यू कम हो जाएगी या नहीं? बिल्कुल होगी बेटे। इस रिस्क का नाम है इंटरेस्ट रेट रिस्क। मेरी बात को समझ रहे हैं? कोई इस तरह से प्रैक्टिकली नहीं बताएगा। अभी तो हम डीप में जाएंगे आने वाले चैप्टर्स में, अभी तो रात बाकी है, अभी तो बात बाकी है। आप लिख लेंगे तो पास भी होंगे और क्लाइंट अपना बनाएंगे। ऊपर लिखिए इंटरेस्ट रेट रिस्क।
इंटरेस्ट रेट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स और द वैल्यू ऑफ बॉन्ड वैल्यू और द डिबेंचर वैल्यू। लिखना है डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जैसे रणबीर कपूर का उसकी वाइफ का नाम भी भूल गया, देखो रणबीर कपूर की बीवी का नाम क्या है? आलिया। तो आलिया का और रणबीर कपूर का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। लेकिन अगर आप रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ को देखो तो उनका नेगेटिव रिलेशनशिप है। जैसे आप समर्स में आइसक्रीम ज़्यादा खाते हो तो उनका डायरेक्ट रिलेशनशिप है। आप विंटर्स में ज़्यादा चाय पीते हो तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है। बारिश में ज़्यादा रेनफॉल होती है, रेनफॉल ज़्यादा होती है तो रेनकोट ज़्यादा बिकते हैं तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर बारिश हो रही है और सनस्क्रीन लोशन है वो बिकते नहीं है, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो मैंने कहा इंटरेस्ट रेट का और उसके बॉन्ड के प्राइस का आपस में नेवले और सांप जैसा रिलेशनशिप है, मतलब इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर मैं इंटरेस्ट बढ़ा दूंगा तो उसका बॉन्ड की वैल्यू कम हो जाएगी। पेपर में बार बार पूछते हैं 5A सीरीज में, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो बॉन्ड की प्राइस कम हो जाएगी, जो मैंने अभी अभी जेके टायर का एग्जाम्पल देके बताया। अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तो बॉन्ड की प्राइस बढ़ जाएगी, बिकॉज इनका इनवर्स रिलेशनशिप है। क्या समझ आया? ठीक है सर। सेकंड, समर्स आइसक्रीम, विंटर्स टी, रेनफॉल रेनकोट सब बता दिया है। लास्ट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आपने इस तरह का चित्र बनाना है, चित्र रूपा। बेटे चित्र से बातें ज्यादा समझ आती हैं। इंटरेस्ट रेट कम कर दीजिए, मैंने जान के एरोस डाउनफॉल कराए तो प्राइस बॉन्ड प्राइस बढ़ जाएगा। इनवर्स रिलेशनशिप है। और ये बात समझनी है बेटे, बार बार पेपर में आती है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप। एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी, दूसरी बढ़ेगी तो पहली कम होगी, इसको बोलते हैं इनवर्स। और वाई मैंने जेके टायर्स का एग्जांपल देकर आपको एक्सप्लेन किया बेटे। देयर आर अगेन आई रिपीट माय डियर फ्रेंड्स, मैं भूपेश आनंद एक बार फिर आपको ये कहना चाहता हूँ। पता क्या कहना चाह रहा हूँ कि आपको मैं खाली पीपीटी और स्लाइड से नहीं बता रहा यार, मैं खाली पीपीटी और स्लाइड से नहीं बता रहा। मैं चाहता हूं कि आपको लॉजिकली रियल लाइफ एग्जांपल्स दूं। चाहता तो मैं भी एक लेक्चर लेता और एक पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देता। नहीं यार, लिखेंगे, समझेंगे, इसलिए नहीं कि पास होना है खाली, इसलिए कि हम आगे बढ़ेंगे तभी पैसे कमाएंगे। एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट जो मैं आपको कह रहा हूँ आप बात को मानेंगे। तो कंसेप्ट नंबर 4 इन्वेस्टमेंट रिस्क मैंने सारा बता दिया है। अब हम लेक्चर 5 आएंगे, उसमें मैं बताऊंगा कि रिस्क तो है तो उसको कैसे आप अवॉइड कर सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजीज होंगी, ऊपर से देखेंगे, बिकॉज इस चैप्टर का नाम ही है इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।